जी, चंद्रशेखर एक ऐसा नाम जिसे सुनते ही एक बेबाक पॉलिटिशियन की इमेज बनती है। कुछ टाइम के लिए प्राइम मिनिस्टर, पर हमेशा एक रेबल। लेकिन उनका सफर दिल्ली के पावर कॉरिडोर से बहुत दूर उत्तर प्रदेश के बलिया जिले के एक छोटे से गांव इब्राहिम पट्टी से शुरू हुआ था। एक किसान परिवार में जन्मे वो गांव देहात के स्ट्रगल्स के बीच पले बढ़े। ये सबक उन्होंने किताबों से नहीं बल्कि अपनी आंखों से देखे और सीखे थे। इसी जमीनी जुड़ाव ने उनकी पॉलिटिक्स को शेप दिया। सोशल जस्टिस और इकोनॉमिक गैर बराबरी पर उनका जोर हमेशा रहा। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में स्टूडेंट एक्टिविज्म ने उनके आइडियल्स और पॉलिटिकल सूझबूझ को और पक्का किया। आचार्य नरेंद्र देव से इंस्पायर होकर वो सोशलिस्ट मूवमेंट की तरफ खींचे चले आए और उन्हें अपना आइडियोलॉजिकल घर उन लोगों के बीच मिला जो एक बराबरी वाले भारत का सपना देखते थे। चंद्रशेखर की पॉलिटिक्स में एंट्री एकदम नेचुरल थी। ये उनके यकीन से आई थी, किसी एम्बिशन या खानदानी हक से नहीं। उनके शुरुआती करियर की पहचान थी उनकी जबरदस्त आजाद ख्याली, एक ऐसी खासियत जो पूरी जिंदगी उनकी पहचान भी बनी और उनके लिए चुनौती भी। प्रजा सोशलिस्ट पार्टी और बाद में कांग्रेस में आगे बढ़ते हुए उन्होंने अपनी पहचान ग्रासरूट्स कनेक्शन और कड़ी मेहनत के दम पर बनाई। उन्होंने पॉलिटिक्स के दांव पेंच एक क्रिटिकल नजरिए से सीखे, अपने कोर प्रिंसिपल्स को कभी धुंधला नहीं होने दिया। इब्राहिम पट्टी से पार्लियामेंट तक का सफर उनके हौसले और अनसुनी आवाजों के लिए उनकी आवाज बनने का सबूत था। इन्हीं शुरुआती सालों ने एक ऐसे लीडर को बनाया जो पॉलिटिकल हवाओं के बदलने पर भी अपनी जगह पर डटा रहा। चंद्रशेखर की कहानी किसी प्रिविलेज की नहीं बल्कि लगन और मेहनत की है, एक ऐसी लेगेसी जिसकी जड़ें गांव की मिट्टी में थीं। यंग टर्क का लेबल चंद्रशेखर पर एकदम फिट बैठता था। निडर, सवाल उठाने वाले और स्टेटस क्वो को चैलेंज करने से कभी न डरने वाले। 1960s की कांग्रेस में उन्होंने और उनके साथियों ने रेडिकल बदलावों के लिए जोर लगाया। बैंकों का नेशनलाइजेशन, प्रिवी पर्सेस खत्म करना और मोनोपोलीज पर लगाम कसना। वो बदलाव लाने वाले थे, पीछे चलने वाले नहीं। उनके लिए पॉलिटिक्स का मतलब सिद्धांत थे, पावर नहीं। 1975 की इमरजेंसी ने उनके हौसले का इम्तिहान लिया। वो सिविल लिबर्टीज के निलंबन के खिलाफ डटे रहे, अपने विचारों के लिए जेल भी गए। इस बगावत ने एक प्रिंसिपल्ड पॉलिटिशियन के तौर पर उनकी इमेज और पक्की कर दी, जो डेमोक्रेसी के लिए कोई भी कीमत चुकाने को तैयार थे। कांग्रेस छोड़कर जनता पार्टी में जाने के बाद भी उनका सवाल उठाने और पावर को जवाबदेह ठहराने का जज्बा कायम रहा। चंद्रशेखर का अनप्रेडिक्टेबल होना उन्हें कंट्रोल करना मुश्किल बनाता था, लेकिन इसी वजह से वो एक सच्चे टर्क भी थे। न्याय के लिए बेचैन, स्टेटस क्वो से कभी खुश नहीं। उनका बागी तेवर असली था, दिखावटी नहीं। उनके पॉलिटिकल डीएनए का एक अहम हिस्सा है। वो हमेशा जमीर की आवाज बने रहे, भले ही इसके लिए उन्हें अकेले क्यों न खड़ा होना पड़े। 1990 भारत में उथल पुथल का दौर। वीपी सिंह सरकार गिर रही थी। देश मंदिर मंडल आंदोलनों से बंटा हुआ था। इस केओस के बीच चंद्रशेखर, जो कभी फ्रंट रनर नहीं थे, अचानक प्राइम मिनिस्टर बनने की कगार पर पहुंच गए। उन्होंने जनता दल से अलग होकर समाजवादी जनता पार्टी बनाई और कांग्रेस के बाहर से सपोर्ट के साथ अपनी दावेदारी पेश की। ये अलायंस आसान नहीं था। टूटे फूटे पॉलिटिकल माहौल में एक मतलब की शादी जैसा था। उन्हें विरासत में एक ऐसी सरकार मिली जिसके पास गिनती के एमपीज थे और जो पूरी तरह कांग्रेस की मर्जी पर निर्भर थी। इकोनॉमी संकट में थी, सोशल अशांति फैली हुई थी और भरोसे की भारी कमी थी। बहुत से लोग उनकी सरकार को एक स्टॉप गैप, एक केयरटेकर सरकार के तौर पर देख रहे थे जो नए इलेक्शंस का इंतजार कर रही हो। फिर भी उन्होंने चैलेंज स्वीकार किया और एक ऐसे वक्त में हॉट सीट पर बैठे जब कोई और शायद ही ऐसा करना चाहता। उनकी सरकार की कमजोरी साफ थी, लेकिन देश को इस तूफान से निकालने का उनका इरादा भी उतना ही पक्का था। चंद्रशेखर को कोई स्टेबल जहाज नहीं बल्कि एक टूटा फूटा जहाज मिला था जिसे एक मजबूत हाथ की जरूरत थी। चंद्रशेखर ने तब ऑफिस संभाला जब भारत इकोनॉमिक तबाही के कगार पर खड़ा था। गल्फ वॉर की वजह से तेल की कीमतें आसमान छू रही थीं। फॉरेन रिजर्व्स लगभग खत्म हो चुके थे। बड़े बड़े प्लान्स के लिए वक्त नहीं था, सिर्फ फौरन एक्शन लेने की जरूरत थी। उनकी सरकार ने आईएमएफ लोन के लिए भारत का सोना गिरवी रखने का कंट्रोवर्शियल फैसला लिया, जिसकी आलोचना तो हुई, लेकिन देश डिफॉल्ट होने से बच गया। क्रिटिक्स ने इसे शर्मनाक कहा, लेकिन दूसरे ऑप्शंस इससे कहीं ज्यादा बुरे थे। उन्होंने स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स के लिए आईएमएफ के साथ बातचीत भी शुरू की,
जिससे बाद में होने वाले लिबरलाइजेशन की नींव पड़ी। अपनी सोशलिस्ट जड़ों के बावजूद उन्होंने प्रैग्मेटिज्म दिखाया, आइडियोलॉजी से ऊपर देश को बचाने को प्रायोरिटी दी। कम पॉलिटिकल कैपिटल और माइनॉरिटी सरकार के साथ उन्होंने फायर फाइटिंग पर फोकस किया, हर मुश्किल के बावजूद इकोनॉमी को डूबने से बचाया। उनका कार्यकाल बड़े रिफॉर्म्स के लिए बहुत छोटा था, लेकिन उन्होंने तबाही को रोकने के लिए जरूरी कड़े फैसले लिए। क्राइसिस के समय उन्होंने पॉपुलैरिटी की परवाह किए बिना डिसाइसिव एक्शन लिया। चंद्रशेखर का इकोनॉमिक कामकाज प्रेशर में हिम्मत दिखाने का एक सबक था। 7 महीने की सरकार को जज करना मुश्किल है, लेकिन चंद्रशेखर के कार्यकाल का इंपैक्ट तो था। उन्होंने पंजाब और कश्मीर में मिलिटेंट से बात की, जहां दूसरे सिर्फ टकराव देखते थे, वहां उन्होंने पॉलिटिकल हल ढूंढने की कोशिश की। बातचीत की उनकी कोशिशें भले ही हमेशा कामयाब न हुई हो, पर उनमें गजब की पॉलिटिकल हिम्मत दिखती थी। सबसे बड़ी कंट्रोवर्सी राजीव गांधी की कथित जासूसी की वजह से कांग्रेस ने सपोर्ट वापस ले लिया और उनकी सरकार गिर गई। इस एपिसोड ने दिखा दिया कि मतलब के लिए बने अलायंस कितने कमजोर होते हैं, जिनमें कन्विक्शन नहीं होता। क्रिटिक्स ने उनकी सरकार पर दिशाहीन होने का आरोप लगाया, लेकिन सपोर्टर्स ने उन्हें एक ऐसे लीडर के तौर पर देखा जो नामुमकिन हालात में अपनी पूरी कोशिश कर रहे थे। उन्होंने एसेंशियल सर्विसेज को चालू रखा, बजट पेश किया और केओस के बीच भी एडमिनिस्ट्रेटिव कामकाज को जारी रखा। रीजनल स्टेबिलिटी के लिए की गई डिप्लोमेटिक कोशिशें क्राइसिस और कंट्रोवर्सी की भेंट चढ़ गईं। उनकी लेगेसी मिली जुली है, कुछ डिसाइसिव एक्शन के पल, लेकिन हमेशा इंस्टेबिलिटी के साए में। चंद्रशेखर का छोटा सा शासन कोalition पॉलिटिक्स की मुश्किलों का एक केस स्टडी है। चंद्रशेखर को इतना मिसअंडरस्टूड क्यों किया गया? उनका अनकन्वेंशनल तरीके से सत्ता में आना, पॉलिटिकल तिकड़म और कांग्रेस के सपोर्ट से शुरू से ही उनकी लेजिटिमेसी पर सवाल खड़े कर गया। उनका बेबाक इंडिपेंडेंट स्टाइल ऐसे कल्चर में कई लोगों को पसंद नहीं आया, जहां साफ गोई से ज्यादा आम सहमति और इमेज को तवज्जो दी जाती थी। ऑफिस में 7 महीने इतने कम थे कि कोई विजन लागू करने या लोगों की सोच बदलने का मौका ही नहीं मिला। उनकी सरकार हमेशा क्राइसिस मोड में रही, इसलिए पब्लिक की यादों में सब्सटेंस से ज्यादा ड्रामा ही रहा। इकोनॉमिक क्राइसिस और जासूसी कांड ने पूरी कहानी पर कब्जा कर लिया, जिससे उनके इरादे और कोशिशें छिप गईं। जब भारत लिबरलाइजेशन की तरफ बढ़ रहा था, तब उनके सोशलिस्ट विचार पुराने लगने लगे, जिससे वो जमाने से पीछे नजर आए। मीडिया ने कंट्रोवर्सी पर फोकस किया, उन मुश्किलों पर नहीं जिनका वो सामना कर रहे थे। इन सब बातों ने मिलकर एक कॉम्प्लेक्स और अक्सर कॉन्ट्राडिक्टरी इमेज बनाई, एक ऐसी पहेली जिसे इतिहास अभी पूरी तरह सुलझा नहीं पाया है। चंद्रशेखर को समझने के लिए हेडलाइंस से आगे देखना होगा। उनका ग्रासरूट्स कनेक्शन असली था। उन्होंने किसानों, मजदूरों और हाशिए पर खड़े लोगों की आवाज उठाई। 1983 की भारत यात्रा सिर्फ दिखावा नहीं थी, वो सच में भारत की धड़कन सुनने की एक कोशिश थी। प्राइम मिनिस्टर के तौर पर उन्होंने गरीबों को इकोनॉमिक क्राइसिस की सबसे बुरी मार से बचाने की कोशिश की। फिस्कल डिसिप्लिन और सोशल वेलफेयर के बीच बैलेंस बनाया। वो बातचीत में यकीन रखते थे, दुश्मनों से भी, और गहरे कॉन्फ्लिक्ट्स के पॉलिटिकल हल ढूंढते थे। एक कमजोर सरकार चलाने के बावजूद उन्होंने पार्लियामेंट्री नॉर्म्स और डेमोक्रेटिक गरिमा बनाए रखी। उनके फैसले, खासकर इकोनॉमी को लेकर फ्यूचर रिफॉर्म्स के लिए मंच तैयार कर गए। चंद्रशेखर के गवर्नेंस को और करीब से और बारीकी से देखने की जरूरत है। चंद्रशेखर एक पहेली थे, एक तरफ जोशीले सोशलिस्ट और दूसरी तरफ प्रैग्मेटिक पॉलिटिशियन। उनके विचार मजबूत थे, लेकिन जरूरत पड़ने पर वो कॉम्प्रोमाइज की कला भी समझते थे। उन्हें किसी एक खांचे में फिट करना आसान नहीं था। वो अक्सर देखने वालों और क्रिटिक्स दोनों को कंफ्यूज कर देते थे। उनकी साफगोई को लोग कभी कभी अहंकार समझ लेते थे और उनके कम बोलने को बेरुखी। विरोधियों के सहारे टिकी सरकार चलाते हुए उन्हें पॉलिटिकल मजबूरियों में फैसले लेने पड़े, जिससे उनके असली इरादे छिप गए। वो बहुत प्राइवेट इंसान थे, अपने पर्सनल विचारों को छुपा कर रखते थे, जिससे मीडिया के इस दौर में उन्हें समझना और मुश्किल हो जाता था। उन्हें समझने के लिए ऊपरी बातों से हटकर एक ऐसे लीडर की कॉम्प्लेक्सिटीज को अप्रिशिएट करना होगा जो आइडियलिस्ट भी थे और रियलिस्ट भी। चंद्रशेखर की लेगेसी विरोधाभासों का एक ताना बाना है, फैसिनेटिंग, हैरान करने वाली और गहराई से स्टडी करने लायक। चंद्रशेखर को भारत का सबसे मिसअंडरस्टूड प्राइम मिनिस्टर क्यों कहा जाता है? उन्होंने लेबल्स को झुठलाया,
वो सिर्फ एक क्राइसिस मैनेजर या इंटरिम पीएम नहीं थे। उनके छोटे से कार्यकाल में क्राइसिस मैनेजमेंट ही छाया रहा, जिससे बड़े कामों के लिए जगह ही नहीं बची। पॉलिटिकल साजिशों और कंट्रोवर्सी ने उनके असल काम पर पर्दा डाल दिया। जबरदस्त इंडिपेंडेंट होने की वजह से उन्होंने अपने लिए कोई सिंपैथेटिक कहानी नहीं गढ़ी, ना ही किसी खानदानी सहारे पर टिके। उनका री इवैल्यूएशन होना चाहिए। उन्होंने गरीबों की वकालत की, क्राइसिस को प्रैग्मेटिज्म से संभाला और मुश्किल कॉन्फ्लिक्ट्स के हल ढूंढे। चंद्रशेखर की कहानी एक उथल पुथल भरे डेमोक्रेसी में लीडरशिप की चुनौतियों का एक सबक है। अब वक्त आ गया है कि उन्हें उनके कैरेक्टर के सब्सटेंस के लिए देखा जाए, सिर्फ उनके छोटे कार्यकाल के लिए नहीं।